भविष्य के प्रशासक, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, ये टॉक है आपके लिए जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है। ये गजेटेड पद है, राजपत्रित पद होते हैं। क्लास 2 आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा, उत्तर प्रदेश वित्त सेवा, श्रम सेवा, जो भी डिफरेंट पोजीशंस होते हैं उसके लिए हर वर्ष कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। अगर हम इस वर्ष की ही बात करें तो आपकी परीक्षा होगी, तैयारी भी आपने की है, तो याद रखेंगे कि रिवीजन ज़रूरी है। कहते हैं रीड वन टाइम, राइट थ्राइस, रिवाइज इवन मोर। अभी चर्चा मैं करूंगा क्या रणनीति हो जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। So come to the strategy so that you can ensure your success in PT, UPPSC prelims exam. ये पहले आप देख लें कि एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो पहली बात यह है कि पीटी में जीएस के 2 पेपर्स होते हैं और दोनों जो पेपर्स होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और एक ही दिन दोनों पेपर्स की परीक्षा होगी। दोनों पेपर के जो ड्यूरेशन होंगे वो 2-2 घंटे का होगा। आप देख लें ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप। जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर्स होंगे, दोनों पेपर्स के सही प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। एक ही दिन दोनों पेपर्स के एग्ज़ाम होंगे और फिर दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे की होगी। अब देखें आगे, प्रश्न पत्र 1 में 150 प्रश्न होंगे, 150, और 200 अंकों का पेपर जो 1 होगा वो कितने प्रश्न होंगे, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स अलॉटेड 200। और सेकेंड जो पेपर्स होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स 200 का। और जाहिर है कि मेरिट रैंकिंग के लिए प्रश्न पत्र 1 पर विचार किया जाएगा, 2 क्वालिफाइंग होगा। पेपर 2 विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अगर नेगेटिव बात की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग ये हमारा गलत अटैम्प्ट के लिए आपका 0.33% कट जाएगा, मीन्स 1/3 प्रोविज़न ऑफ नेगेटिव मार्किंग। याद रखेंगे UPPSC एग्ज़ाम में UPSC की तरह नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है वो क्या होगा, उसमें उनका जो सिलेबस है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स होंगे। सेकेंड आपका क्या है,
भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। कौन कौन सा होगा वो आपका? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। यदि हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, आर्थिक मुद्दे आदि रहेंगे ये जो यहाँ पे है। आप एक नज़र डालें, यहाँ पे पेपर 1 की बात हो रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक भूगोल। और यहाँ पर आए हम भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटी में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक इशूज एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, पॉवर्टी, समावेशन। फिर आप देखेंगे जनसांख्यिकी भी है, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे। और फिर सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस होंगे। तो ये आपका हो गया आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषता की आवश्यकता नहीं है। और फिर जनरल साइंस का पेपर, जनरल साइंस भी रहेंगे। कम टू द CSAT पेपर 2 जो क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें नेचुरली क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का स्किल है, कोऑर्डिनेशन है, एनालिटिकल एक्सटेंट है, और हाउ टू रिजॉल्व एनी इशूज। और फिर सामान्य मानसिक क्षमता, सामान्य मानसिक क्षमता से प्रश्न रहेंगे CSAT पेपर 2 में। अब रणनीति आपकी क्या होगी, कैसे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे? तो पहली बात यह है कि एकाग्रता न टूटने दें। यू मस्ट मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने दें। अब क्या है कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत तो हमेशा है। जो ही आप जंप करते हो सिविल सर्विसेज में, वहीं से कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है, और जब तक सफल नहीं होते हो तब तक यू नीड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आप कैसे मेंटेन करेंगे? हाउ टू मेंटेन कंसंट्रेशन? मैं आपके सामने नई बात नहीं बोल रहा हूं, सब सामान्य बातें हैं, सिर्फ आप गौर करें, इसके लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कंसंट्रेशन के लिए पहली बात तो यह है कि आप समय से जगह सुबह में। यू मस्ट राइज विद द सन। अर्ली राइजर, प्रातःकाल जगे, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन। दूसरी बात ये, जिस भी ताकत में आप विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप ईश्वर को याद करें, और अपने अपने हाथ, आपके जो हाथ हैं उसकी ताकत में आप विश्वास करें। तीसरी बात कि फ्रेश होने के बाद
आप कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स, जो प्रेरक जो गीत है, वो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, वोकल भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, जो आपके मनोबल को ऊंचा करे। तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुने। कुछ आप जर्नल राइटिंग भी कर सकते हैं, आप आदत डालें लिखने के लिए। यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ जर्नल राइटिंग। फिर आप एक्सरसाइज लें, 15-20 मिनट का एक्सरसाइज। इफ पॉसिबल यू मस्ट गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। प्रातःकाल आप टहले भी। और फिर जो आप एक शेड्यूल बनाया है, आपने समय का जो प्रबंधन किया है, टाइम मैनेजमेंट किया है, उस टाइम मैनेजमेंट के तहत आप काम करें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में, इसके लिए एक अलग से भी मैं सेशन आपको दूंगा। फिलहाल बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट में 24 आवर्स को आपको 3 पार्ट में बांट देना चाहिए। 8 + 8 + 8। 8 आवर्स सोना, कहने का अर्थ हुआ कंसंट्रेशन के लिए आप क्वालिटी स्लीप लें। क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी स्लीप ले। हो सकता है 8 के बदले में आप 5 घंटा ही सोएं, आप यू फील बेटर। तो याद रखेंगे, इट इज़ बेटर टू हैव द क्वालिटी स्लीप देन टू हैव द क्वांटिटी स्लीप। तो नींद अच्छी लें। 8 आवर्स मैंने आपको सजेस्ट किया। 8 आवर्स आपने स्टडी का रखा, इफेक्टिव स्मार्ट स्टडी। और 8 आवर्स जो बचते हैं, वह जो 8 आवर्स की जो क्वालिटी होगी, जो शेष, उसके क्वालिटी पर निर्भर करेगा 8 आवर्स का आपका स्मार्ट स्टडी। जो तीसरा पार्ट आपके 8 आवर्स है, जो दिखता है कि लीजर आवर्स है, ऐसा नहीं है। उस 8 आवर्स में आपको तैयार भी होना है। कुछ और भी जरूरी काम हो सकते हैं। अगर हम देखें तो उस 8 आवर्स में 4 आवर्स आपको चले जाएंगे अपने वर्क्स को करने में, रूटीन को मेंटेन करने में। और 4 घंटा जो बचेगा ना, वो थोड़ा उस पर आप ध्यान देंगे। उस 4 आवर्स में आप कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, संगीत गा सकते हैं, ये यू कैन सिंग ए सॉन्ग। जो 8 आवर्स का जो क्वालिटी होगा, वो निर्भर करेगा, क्वालिटी डिसाइड करेगा आपके 8 आवर्स के स्टडी को। इफ यू वांट दैट 8 hours allocated for the study to be the smart and the effective is needed. It is of utmost need that out of the 8 hours, 4 hours जो आपका है, that will also be the quality hours. फिर पानी पीना है, एक्सरसाइज, व्यायाम करने हैं, वॉकिंग मैंने पहले भी बता दिया। फिर आपकी जो मील होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। और फिर वैसे जगहों में या वैसे लोगों से बचना चाहिए। और यू शुड इनकलकेट द आर्ट ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशंस सो दैट यू शुड मेंटेन द कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। और तब आप की जीत, आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। सो दिस इज हाउ टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, नो वे टू ब्रेक द कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट कम टू आत्मविश्वास बनाए रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस,
आत्मविश्वास को बनाए रखना स्वाभाविक है, ये विश्वास आपका है, तो यह आप ही के द्वारा होना है। और आत्मविश्वास के लिए यह जरूरी है कि पॉजिटिव सोचना, धनात्मक सोचना, खुद में विश्वास रखना, ईश्वर में भरोसा रखना, और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिसकी सफलता आपको चाहिए, उसमें ही भरोसा रखना। इफ यू आर रनिंग टू crack UPPSC exam, you to be a civil servants in the state cadre, as the gazetted officers, you must have firm faith. विश्वास में होना चाहिए उसमें। फिर यही तो आपका आत्मविश्वास है। नो टू फेल्योर। अगर कभी हम असफल भी हो जाते हैं तो भरोसा रखेंगे आपकी उस असफलता में भी मजबूत सफलता छुपी होती है। बिहाइंड एवरी शैडो देयर इज अ लाइट। प्रकाश नहीं होगा तो शैडो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सो बिहाइंड एवरी शैडो there is a light. The same way, behind every or with every failure, setbacks, obstacles, आपकी सफलता छुपी रहती है। इसलिए भरोसा रखेंगे, जीवन में सक्सेस भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, सेटबैक भी आएंगे, और खुद को नहीं तोड़ना, क्योंकि आप जीत के लिए बने हो। ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास बना रहे, ये अगर खुद में भरोसा है तो इससे क्या होगा? आप शरीर से मजबूत रहेंगे। यू शुड बी फिजिकली फिट। सजग भी रहेंगे कि हमें कॉस्टली खाना नहीं खाना है, मैगी नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, प्लेन्स। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टली फूड्स नहीं लेना है, सीजनल फूड्स लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है, हमेशा भूख बनी रहे, इसका ख्याल रखना। दिस इज ऑल अबाउट दी फिजिकल फिटनेस, जो आपको कॉन्फिडेंट रखेगा हमेशा। दूसरा, इमोशनल फिटनेस भी जरूरी है। भावनात्मक रूप से अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, जैसे आप अनावश्यक थिंकिंग करोगे, गो फॉर अननेसेसरी थिंकिंग, आप तैयारी कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं है, या आपके शुभचिंतक पास नहीं है, अभी आप खुद ही संघर्ष कर रहे हो। और यदि उनके बारे में आप सोचते हो कि सी इज सिक, ही इज सिक, दे आर सिक, आई शुड बी देयर टू जस्ट ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर, I should be there to provide nursery to them, to give medicine, just to carry them to the doctors. अभी आप खुद संघर्ष कर रहे हो। यदि आप इन सारी चीज़ों को आप सोचते रहेंगे साइड बाय साइड, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। आत्मविश्वास में जो वह ताकत होती है वो ये है कि हम उस चीज़ को न सोचें
जो हमारे पहुंच से बाहर है। क्योंकि एक बार आप सफल हो जाओगे ना, तो आप कुछ करने की स्थिति में हो जाओगे। उस स्थिति में खुद को ले आओ। हो सकता है आपकी चाहत हो, हम किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें, फिजिकल प्रेजेंस से हेल्प करें, उनको थॉट ट्रांसमिट करें, जस्ट पॉसिबल। लेकिन अगर यू हैव टू से पार्ट विद द मनी टू समवन हु इज नीडी, आप देना चाहते हो और तुम्हारे पास है ही नहीं, कि उसको हेल्प करना चाहते हो, यू आर नॉट कैपेबल, तो टू माई माइंड दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। पहले सक्षम बनो और सक्षम बन के अपने स्वप्न को साकार करो। फर्स्ट मेक योर सेल्फ कैपेबल, फर्स्ट मेक्स योर सेल्फ सक्सेस, एंड देन ट्राई टू रियलाइज योर ड्रीम in the family system, social system, value system, country system, or the world system. But it is utmost a task you to be a success first. इसलिए अनावश्यक इमोशनली भी चार्ज नहीं रहना है। स्पिरिचुअल जो हमारा रहेगा, अध्यात्म जो रहेगा, मेडिटेशन आप करोगे, कसरत करोगे, अपनी परंपरा को याद करोगे, वैल्यू की याद करोगे, तो हमेशा आत्मविश्वास तुम्हारा बना रहेगा। तो मैंने बताया आपका कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, क्योंकि दिमाग भी सही होना चाहिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चार हेल्थ अगर आपके ठीक रहेंगे तो नेचुरली आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन अ सेल्फ कॉन्फिडेंस सो दैट यू मे बी सक्सेस, a good success in the exam or in the days to come in the big system of life and its activities. अब आओ कि रिवीजन करना ये ज़रूरी है, क्योंकि और ये रिवीजन की एक आदत होनी चाहिए। रिवीजन की एक आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन नाइट गेम होना चाहिए कि आज रिवाइज करें कल नहीं करें। क्योंकि ये मैं बता दूं कि चीज़ों को याद करने के लिए रिवीजन ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि यदि आप अभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं और 24 आवर्स के लिए आप छोड़ देते हैं, आपने से यू रीड आउट एनीथिंग राइट नाउ and you leave it for 24 hours. Researches reveal that you will retain only 18%. 18% बात ही आपको याद रहेगी यदि 24 घंटा आप छोड़ देंगे तो। आप 82% बात को भूल जाएंगे। और यदि इसी चीज को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो आप 5% ही बात याद रहेगी और आपके 95% भूल जाएंगे। What does it mean? It means you need revision. अब कहते भी है ना, practice and revision make an individual perfect. तो रिवीजन करें, रिवीजन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाए। रिवीजन का मतलब हुआ कि एक चीज को कई बार पढ़ना, दैट वी कॉल इट रिवीजन। और रिवीजन के समय एक चीज और बता देना चाहूंगा कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक मेनी टाइम्स देन टू रीड वन बुक। इट इज बेटर टू रीड वन बुक मेनी टाइम्स देन टू रीड मेनी बुक्स वन टाइम।
मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि याद रखेंगे हमेशा कि एक किताब को, एक मटेरियल को कई बार पढ़े, न कि कई मटेरियल को एक बार। तो दोनों को क्लब कर देना है। पहला क्या है? रीड आउट द थिंग्स मेनी टाइम्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? रीड आउट वन स्टडी मटेरियल्स many times than to read many study materials one time. रिवीजन के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए डोंट कीप योर टास्क पेंडिंग। आज नहीं, हम कल करेंगे, हो जाएगा, चलता है। उसने ये किया था, नहीं, यू आर यूनिक। उसने किया था, वो आप पे लागू नहीं होगा। यू आर यूनिक। आपके लिए अलग चीजें होंगी। आपके रिवीजन करने का तरीका, उसका इम्पैक्ट entirely models will be different than the others. That's why revise the things if you want to succeed in the exam. नेक्स्ट, समसामयिक मुद्दों पर नजर। मतलब जो भी हमारा जो करंट अफेयर्स है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। जैसे कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, विगत दिनों ही G20 मीट हुआ, एशियाड कप में परफॉर्मेंस हुआ, स्पेस साइंस पे डेवलपमेंट हुए, या जो भी कोई सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, या नियम बनते हैं विकास के, या स्कीम्स आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमेशा आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मैं कहूँगा कि कई तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई ऐसा होता है कि क्रॉनिकल ले लिया या प्रतियोगिता दर्पण ले लिया, एक मैगजीन को एक बार कहने का तो एक मैगजीन के माध्यम से पढ़ता है। जो भी आपके तरीके हों, हमसे याद रखेंगे कि यू मस्ट बी अपडेट। आपको अद्यतन रहना है विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसी, प्लान्स, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, साइबर क्राइम्स, जो भी एक्टिविटीज होते हैं उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है और प्रयास करना है कि चीज़ें स्पष्ट रहे और याद भी रहे। अब मॉक टेस्ट पे आते हैं कि जो प्रैक्टिस टेस्ट आप करते हैं उसको वी कॉल इट एज द मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। जैसे देखें, पहला तो होता है स्पीड की बात आती है। यदि आपका स्पीड ठीक है, दूसरा कि मॉडल टेस्ट के माध्यम से आपने जो फैक्ट्स पढ़ा है उसका भी रिवीजन होता है, एप्लीकेशंस होते हैं। तो निश्चित रूप से इसको हम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज, यू कैन कॉल इट एज द टेस्ट सीरीज।
जैसे आपको 12-15 में जो आपका टेस्ट का पैकेज हो वो आपको किताब में भी रहता है, मार्केट में अवेलेबल भी है। आप जहाँ से भी हो, आप अगर एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। ये हैबिट बनाना चाहिए। क्या एक सप्ताह जो आपने पढ़ा वो एक सप्ताह में क्या परफॉर्मेंस आपका है। और इसके लिए मैं बता दूं कि 2 अप्रोच होना चाहिए। एक यूनिट टेस्ट होना चाहिए, दूसरा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। यूनिट टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे इंडियन पॉलिटी का जो पंचायती राज हुआ, अब पंचायती राज से ही हमने क्वेश्चन को पिकअप कर लिया या कहीं से ले लिया। पंचायती राज पढ़ा, पंचायती राज सिस्टम, उसे ले लिया 50 क्वेश्चन, देखा उसमें कितना हमें मिस्टेक हो रहा, कितना सही हो रहा। क्योंकि इंटीग्रेटेड टेस्ट में क्या होगा ना, जब एक साल जो कंप्लीट टेस्ट होता है ना, उसमें आपका वीक पॉइंट नहीं पकड़ाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन और ascertain द वीक पॉइंट इन इंटीग्रेटेड टेस्ट। यदि इंप्रूव करना है, लास्ट आवर में तो यूनिट टेस्ट नहीं ज़्यादा काम करेगा, लेकिन अगर आप शुरू के दिनों में हो या बीच के दिनों में हो, मानी परीक्षा के मुझे लगता है कि 1 महीना बच जाए, 1.5 महीना बच जाए, तब तो यूनिट टेस्ट बहुत काम नहीं करता। लेकिन आपके पास अगर 8-9 महीने की अवधि है तो आप दोनों तरह का टेस्ट देंगे, यूनिट टेस्ट भी दें और इंटीग्रेटेड टेस्ट भी दें। यूनिट टेस्ट में क्या होता है, आपको लगेगा क्या कि छोटा सा है, चलो बड़ा सा टेस्ट दे देते हैं, सब सब्जेक्ट को मिला के दे देते हैं, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सबको मिला के दे देते हैं। लेकिन उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक टेस्ट जो आपने दिया उसे परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, दूसरे में भी अच्छा होगा, क्योंकि आप उससे कौन सा यूनिट वीक है, कौन सा पार्ट वीक है, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ सिंथेसिस बिटवीन द यूनिट टेस्ट एंड द इंटीग्रेटेड टेस्ट। नो डाउट टेस्ट सीरीज or the mock test or the model test will help you. It will speed up your, it will give you the better time management, speed देगा, कम समय में चीज़ों को रेशनलाइज करने की क्षमता भी देगा। It can be more analytical, बट याद रखेंगे कि ये अच्छा खासा सिंथेसिस होना चाहिए यूनिट और इंटीग्रेटेड टेस्ट के बीच। अब ये परीक्षा की रणनीति स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अब मान लें कि 1 सप्ताह बचा है आपकी परीक्षा में, तो परीक्षा की रणनीति में ये भी होता है कि एग्जाम हॉल में रणनीति और एग्जाम के पहले की रणनीति, और जब आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की रणनीति तैयारी का। जैसे एग्ज़ाम हॉल की जो रणनीति है, एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठ गए, मान लिया जाए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, आपके OMR शीट प्रोवाइड कर दिया गया, क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड कर दिया गया, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, आपके क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज लिखना होता है OMR शीट में। वहाँ सावधानी बरतेंगे, एक ही होना चाहिए, क्योंकि आप जिस सीरीज का क्वेश्चन बुकलेट आप यूज़ कर रहे हो वही OMR शीट पर आना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तब जब आप आंसर करना शुरू करते हो इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, वंस यू आर अलाउड by the invigilator to start answering, attempting the questions, तो आपको 1 से 25 तक जो क्वेश्चन आता है पहले बढ़ जाइए,
125, 1 से 25 में 5 ही क्वेश्चन आया, नो डाउट, 5 में मार्क कर लीजिए। फिर उसको इंसर्किल कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से कहा गया उसमें। ब्लैक पॉइंट पेन हो सकता है, ऐसी पेंसिल हो सकता है, वट एवर द इंस्ट्रक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जाम हॉल गिवन इन द क्वेश्चन बुकलेट और द OMR शीट, उसके अनुसार आप उसको इंसर्किल कर लें। फिर 25 होने के बाद फिर आगे बढ़ जाए और इस तरीके से आप लास्ट तक पहुंच जाए। फिर एक बार जब हो जाए तो बैक, फिर बैक हो जाइए, फिर 1 to 25 को अटैम्प्ट लीजिए, कुछ और बनेंगे। और इस तरीके से 3 ही बार आपको मिल पाएगा एग्ज़ाम हॉल में करने में। फिर हो सकता है कि कुछ आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़े, लेकिन कभी भी अंदाज नहीं कीजिएगा, इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं आप, प्योर आप हेड टेल मत कीजिएगा। चलो भाई कर देते हैं, देखा जाए कुछ सही हो जाएगा, नहीं, उसमें हमेशा आप खतरे में रहेंगे। सो यू मस्ट गो टू इंटेलिजेंट गेस, नॉट दी रैंडम गेस। हालांकि एग्जाम हॉल की रणनीति पे एक अलग से टॉक होना चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि टॉक आपके लिए मैं दूं कि व्हाट टू बी द स्ट्रैटेजी इन द एग्जाम हॉल, राइट। फिर आप जैसे आपको जाना है, कोई जरूरी नहीं कि होम टाउन में ही आपका सेंटर हो, बाहर आपका सेंटर है, आप कैसे जाएंगे, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्जाम। बस से जाएंगे कि पर्सनल गाड़ी से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि एयरवे से जाएंगे, यू मस्ट वेल प्लान इट। जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ रहेंगे, कोई फ्रेंड है, कहाँ रहेंगे आप, सारे के सारे एक प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी प्लानिंग तो ये है कि मस्ट रीच द एग्ज़ाम हॉल वेल इन टाइम। जो रिपोर्टिंग टाइम आपका है उससे कम आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले जाना चाहिए, क्योंकि अफरा तफरी हो जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में जो ले जाना है मटेरियल, जैसे आपको एडमिशन सर्टिफिकेट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, HB पेंसिल हुआ, जो भी हुआ, जो भी लिखा है उसमें, उसकी तैयारी आप 2 दिन पहले कर लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पाया है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये एग्ज़ाम शुरू हो गया, दौड़ कर आते हैं, एंड दे आर नॉट अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम। जस्ट पॉसिबल कि इस मिस्टेक से वो पूरी सफलता से वंचित हो गया, लेकिन अगर वो समय से आता हो सकता कि वो टॉप कर जाता। तो ऐसे अनसर्टेनिटी से बचेंगे। सो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, particularly when there is a countdown of your exam, because the success is waiting for you. और टाइम मैनेजमेंट तो आप देख लें कि पेपर 1 में, यहाँ देखें आप कि पेपर 1 में 150 प्रश्न है और उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट। एंड एक प्रश्न के लिए कितना समय मिला आपको? 48 सेकेंड्स। और इस तरीके से पेपर 2 में 100 प्रश्न 102 मिनट में हल करने होंगे। तो जाहिर है कि मस्ट inculcate the art of time management during your मॉडल टेस्ट, जो आप घर में टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के माहौल में देंगे। ऐसा माहौल मानो कि हम एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हैं, वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट की जो कला होगी वहीं से आपको आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं समझ और पकड़ के अनुसार सवाल चुनें।
तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 1 से 25 तक जाएं, उसमें बन जाता है, फिर आगे बढ़ जाएं और फिर बैक हो जाएं और थर्ड राउंड में इसको फिर सबमिट करने का प्रयास करें। याद रखेंगे कि जो आपका वार्निंग बेल हो जाए या फिर एग्ज़ाम समाप्ति के पहले 5 मिनट पहले आपको फ्रेश अटेम्प्ट लेना बंद कर देना चाहिए। You should not take any fresh attempt within the last 5 minutes of the exam to get an end। उस समय आपको देखना चाहिए OMR शीट को कि प्रॉपर तरीके से इंसर्कल किया कि नहीं, डार्कन किया कि नहीं, वो सब आप चेक कर लेंगे। और नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि फॉर योर रॉन्ग अटेम्प्ट 0.33 1/3 ऑफ द मार्क्स बी डिडक्टेड। तो वाई टू टेक एनी रिस्क। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि रैंडम गेस मत कीजिएगा, इंटेलिजेंट गेस कीजिएगा। और भी ये भी इंटेलिजेंट गेस का जो आर्ट होगा वो जब आप घर में टेस्ट देंगे उस टेस्ट के दौरान ही आपको डेवलप होगा। एग्जाम हॉल में अचानक नहीं कुछ होना है। नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से हम OMR शीट को कैसे हमको भरना है, ये ऑल दीज थिंग्स जो होगा वो आप जब अपने रूम में आप अभ्यास करेंगे तभी डेवलप करेगा। इट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ ए नाइट और ए डे। फिर जटिल सवालों में ना उलझे। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1 से 25 तक जाओ, जो सवाल पहले आता है उसको कर लो और थर्ड राउंड में देखोगे। फिर मैं कहूँगा in no case your mind to be the complex, in no case you should lose confidence, in no case it should be a shortcut, in no case there should be hue and cry। अफरा तफरी की स्थिति में नहीं होना चाहिए। सवाल छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल करने में नेगेटिव मार्किंग आप ले ले और ओवरऑल आपके रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ जाए। दिस नॉट ए मैट दिस नॉट द विजडम। विजडम इज दैट इट शुड बी वेरी क्लियर, एनालिटिकल, जुडिशियस, in concentration, with confidence in the exam hall। और फिर बाकी चीज़ें जस्ट मैंने बता दिया है कि जब आपका OMR शीट आएगा और क्वेश्चन बुकलेट होगा तो उसमें आपको रोल नंबर्स लिखने होंगे, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखने होंगे, सिग्नेचर करने होंगे। फिर your invigilator will come to you and उनके साथ भी सीट होंगे, वो भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। कभी मिस्टेक ना करें। और फिर परीक्षा से एक दिन पहले स्वाभाविक है आराम से सोइएगा ना। नहीं सोएंगे तो फिर कैसे होगा। ये मत सोचिए कल 8:30 बजे से रिपोर्टिंग आवर्स है, एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, चलो रात भर पढ़ लेते हैं। भाई ये तो यार बोर्ड एग्ज़ाम में तो हो जाएगा, मैट्रिकुलेशन में हो जाएगा, नीचे के परीक्षा में हो जाएंगे। तुम्हारी स्कूल डेज़, कहने का मेरा अर्थ यही है कि स्कूल डेज़ के लगभग टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। आराम से सोइए और
एग्ज़ाम शुरू होने के पहले आप देखेंगे कि सेंटर पर भी बहुत लोग पढ़ रहा है, बहुत फुल तरीके से अंडरलाइनिंग करके, पूरा स्केच पेन से। कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन ओनली, एंड योर सेटिस्फैक्शन विल नॉट गिव यू रिजल्ट। आपकी संतुष्टि से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। योर परफॉर्मेंस, नॉट योर सेटिस्फैक्शन, will give you the result, and you are there for the result, not for the satisfaction. फिर तो है कि कंसंट्रेशन आपको भंग नहीं करना है, तो क्या है कि वो आप जाके कहीं बात करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, वो सब तो बता दिया मैंने पहले ही। अब तो आप एथलेटिक्स के ट्रैक में आ गए हैं, एग्ज़ाम तो देना है और आपको सफल भी होना है, और तैयारी भी आपकी अच्छी है। थोड़ा विश्वास रख लीजिए, कंसंट्रेशन रख लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद ले लीजिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लीजिए, शिक्षक का ले लीजिए ना, और थोड़े जो आपके श्रद्धा विश्वास है लोक सेवा आयोग पर भी रखिए कि वे आपके शुभचिंतक है, आपको क्वालिफाई कराने के लिए है। सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस में खुद को आप फिट कर लीजिए, एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। वह आपके दरवाजे पे है, खटखटा रहा है, खोल दीजिए। अपने विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, जीत की भावना के साथ हो आ जाएगा, और फिर अपने जीवन को एक मकसद दे दीजिए। गिव ए मीनिंग टू योर लाइफ। That's all for the day. Wish you all the best for the success in the exam.